आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। दिल्ली धमाके पर भूटान से पीएम मोदी की सख्त वार्निंग। कहा कि साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी एजेंसियां पहुंचेंगी इस साजिश की तह तक। पूरा मुल्क खड़ा है मुतासिरा कुनबों के साथ। जराये के मुताबिक सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से की बात। दिल्ली कार धमाके के बारे में हासिल की मालूमात। वजारत दाखिला ने एनआईए को सौंपी दिल्ली धमाकों की तहकीकात। और सुप्रीम कोर्ट ने दहशतगर्द तंजीम आईएसआईएस से ताल्लुक रखने के मुल्जिम को जमानत देने से किया इनकार। ट्रायल कोर्ट को दी 2 साल में समाअत मुकम्मल करने और अपना फैसला सुनाने की हिदायत। एनआईए ने मुल्जिम को आईएसआईएस मॉड्यूल बनाने के इल्जाम में किया था गिरफ्तार। सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान बिहार असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले में 20 अजला की 122 सीटों पर तेज रफ्तार वोटिंग जारी। पोलिंग स्टेशनों पर हर उम्र और तमाम तबके के लोगों में जबरदस्त जोश व खरोश। पोलिंग बूथ पर माजूर वोटर्स के लिए खुसूसी सहूलियात। और कौमी राजधानी में ग्रैब 3 के पेश नज़र दिल्ली हुकूमत ने जारी की 5वीं जमात तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड में क्लासें मुनक़िद करने की हिदायत। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से चलेंगे स्कूल। वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि मुसलसल जारी है आलूदगी कम करने की कोशिश। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गहरी होती हुई भारत भूटान दोस्ती पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक सरहदों से नहीं सकाफतों से जुड़े हुए हैं। भारत और भूटान के ताल्लुकात मजबूत और खुशगवार हैं और आने वाले वक्त में ये मज़ीद मजबूत होंगे। भारत और भूटान सिर्फ सीमाओं से नहीं, संस्कृतियों से भी जुड़े हैं। हमारा रिश्ता वैल्यूज का है, इमोशंस का है, पीस का है, प्रोग्रेस का है। 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुझे अपनी पहली विदेश यात्रा में भूटान आने का अवसर मिला था। मैं आज भी उस यात्रा को याद करता हूं तो मन भावनाओं से भर जाता है। भारत और भूटान के संबंध इतने सशक्त और समृद्ध हैं। हम मुश्किलों में भी साथ थे, हमने चुनौतियों का सामना भी मिलकर किया, और आज जब हम प्रोग्रेस की प्रॉस्पेरिटी की तरफ चल पड़े हैं तब भी हमारा साथ और मजबूत हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान रेल और सड़क राब्ते को मजबूत करने के साथ साथ सरहदी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने गैलिपो के करीब इमिग्रेशन चौकी की तामीर का भी ऐलान किया। रेल और रोड कनेक्टिविटी, इसके साथ साथ हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हिज मैजेस्टी ने जिस गैलेपो माइंडफुलनेस सिटी के विजन पर काम शुरू किया है, भारत उसके लिए भी हर संभव सहयोग कर रहा है। मैं आज इस मंच से एक और महत्वपूर्ण घोषणा कर रहा हूं। आने वाले समय में भारत गैलेपो के पास इमिग्रेशन चेक पॉइंट भी बनाने जा रहा है ताकि यहां आने वाले विजिटर्स और इन्वेस्टर्स को इससे और सुविधा मिल सके।
और दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई की शराकत दारी को फरोग देने के मामले पर पीएम मोदी ने पुतन सांगचू द्वितीय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का हवाला देते हुए कहा कि एक और तवील अरसे से रुके हुए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। आज भूटान में 1000 मेगावाट से अधिक का एक नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिससे भूटान की हाइड्रो पावर कैपेसिटी में 40% की बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, लंबे समय से रुके हुए एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर भी फिर से काम शुरू होने जा रहा है। और ये हमारी पार्टनरशिप सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक तक सीमित नहीं है। अब हम सोलर एनर्जी में भी एक साथ बड़े कदम उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने भूटान के शाह जगमे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ वफ्द सतह की बातचीत की। दोनों ममालिक ने पायदार तरक्की, तवानाई और बुनियादी ढांचे में ताउन के साथ साथ थकावती और तारीखी ताल्लुकात को गहरा करने पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के वाक़ये पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने भूटान में बयान दिया कि वो भारी दिल के साथ वहां मौजूद हैं और गुज़िश्ता रात के वाक़े के तहकीकात करने वाले अहम लोगों से राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि मालूमात इकट्ठी की जा रही है और साजिश की तहकीकात तह तक की जाएगी। आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. कल शाम दिल्ली में कार बम धमाके के बाद मरकजी हुकूमत हरकत में है और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपनी रिहाइशगाह पर एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शामिल हुए। वजारत दाखिला ने दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के सामने कार बम धमाके की तहकीकात कौमी तहकीकाती एजेंसी को सौंप दी है। NIA अब इस मामले की मजीद तहकीकात करेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मामले का जायजा लेने के लिए आज अपनी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग बुलाई। मीटिंग के बाद ही जांच NIA को सौंपी गई है। वाज़ेह रहे कि इस एजेंसी ने मुल्क भर में दहशतगर्दी के कई बड़े वाक़यात की तफ्तीश की है, जिनमें पुलवामा दहशतगर्दाना हमला, मुंबई दहशतगर्दाना हमला, मक्का मस्जिद धमाका, अजमेर शरीफ धमाका, दहशतगर्द अबू जिंदल की गिरफ्तारी, हैदराबाद धमाका, यासीन भटकल की गिरफ्तारी और केरला लव जिहाद केस और कई दीगर बड़े मामलात शामिल हैं।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली कार बम धमाकों पर बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि धमाके के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा, मुजरिमों को सख्त सजा दी जाएगी। दिल्ली डिफेंस डायलॉग के इफ्तिताई इजलास में दिल्ली बम धमाकों के मुतासरीन के तई ताज़ियत का इज़हार करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि बड़ी तहकीकाती एजेंसियां इस मामले की तहकीकात कर रही हैं और जल्द ही एक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाई जाएगी। I extend my heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. और दिल्ली डिफेंस डायलॉग में राजनाथ सिंह ने मुल्क के दिफाई माहौलियाती निज़ाम में नई टेक्नोलॉजी की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी सिर्फ हथियारों और प्लेटफॉर्म तक महदूद नहीं है, इसे रिसोर्स ऑप्टिमाइजर के तौर पर देखा जाना चाहिए। The spirit of harnessing new technology must extend to the way we design policy, process information, and make decisions. In that sense, technology is not only a tool but a culture. It is a way of doing things better, faster, and more intelligently. It is about ensuring that the data moves faster than doubt, that decision making is informed by evidence, and that the soldier, the scientist, and the civil servant all work in synergy through shared platform. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिफाई अफवाज को दुनिया के बेहतरीन तरीकों को अपनाने का भी मशवरा दिया। It is far better to import best practices than to import the best equipment. Because once we perfect the process and once our systems are robust, adaptive, and transparent, we will not merely purchase excellence from abroad, we can produce it here at home. और दिल्ली के लाल किले के करीब कल शाम होने वाले धमाके के बाद पुलिस लाल किले के इर्द गिर्द कई होटलों में तलाशी मुहिम चला रही है। पुलिस इस बारे में मालूमात इकट्ठी कर रही है कि पिछले कुछ दिनों में लाल किले के करीब किसने चेक इन किया, वो होटल मैनेजर से भी पूछताछ कर रही है। सीआरपीएफ के आईजी राजेश अग्रवाल लाल किले के करीब धमाके के मकाम पर पहुंचे। उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया और कहा कि सरकारी मालूमात दिल्ली पुलिस फराहम करेगी। सीआरपीएफ दिल्ली पुलिस को तमाम जरूरी मदद फराहम कर रही है। देखिए, ब्लास्ट के बारे में आपको जानकारी दिल्ली पुलिस के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है उनसे दी जाएगी। हम लोग सीआरपीएफ से दिल्ली पुलिस की सहायता के लिए आए हैं। जो भी उनकी तरफ से रिक्वेस्ट सीएपीएफ के लिए आ रही है उसको मुहैया कराया जा रहा है। और लाल किले के इलाके में कार बम धमाके के बाद दिल्ली में हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे अंकित मिश्रा ने लाल किले के आसपास के इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद राजधानी दिल्ली के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मैं लाल किले पर उसी जगह पर मौजूद हूँ, यानी मेरे से कुछ ही आप मान कर चलिए कि मुश्किल से 100 से 150 मीटर की दूरी पर ही वो हिस्सा है जहां पर ये पूरा ब्लास्ट हुआ था। अब दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आप जो देख पा रहे हैं ये जामा मस्जिद की है। दरअसल ये इलाका जामा मस्जिद का इधर से कनेक्ट होता है जो कि लाल किले की तरफ जाता है। इधर भी पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। अगर पीछे की तरफ आपको दिखाने की कोशिश करूं, जो ये रास्ता दरियागंज से लाल किले की तरफ आ रहा है वो रास्ता भी कुछ इसी तरीके से बैन कर दिया गया। ये यूं कहें कि जहां से आपको गाड़ियों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है, कोई भी कमर्शियल हो या पर्सनल व्हीकल हो वो यहां पर आने की इजाजत नहीं है। सिविल व्हीकल्स को भी इजाजत नहीं है। लेकिन राजधानी में खासतौर पर लाल किले के हिस्से में हर तरफ सुरक्षा के
पहरे को बढ़ा दिया गया है और राजधानी पर इस समय पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो उन्हीं वाहनों को लाल किले के इस इलाके में एंट्री दी जा रही है जो कि परमिटेड है। बाकी वाहनों को यहाँ पर पूरी तरीके से फिलहाल कुछ इलाकों को छोड़ करके निषेध कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस समय ये यूं कहें कल रात से ही यहाँ पर तैनात हैं। पुलिस की भी और ट्रैफिक व्यवस्था को भी लेकर उनकी भी अलग अलग जो हिस्से हैं उन्हें बांटा गया है, जिसके जरिए ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो कुछ भी है इसके पीछे, इस पूरे ब्लास्ट के पीछे, वो कुछ बाहर निकल कर आ सके। कैमरामैन सुनील के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, डीडी न्यूज। और कार बम धमाके के बाद एफएसएल टीम जाए वकूफ पर मुकम्मल तहकीकात कर रही है। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं जिनमें फोरेंसिक टीम को जाए वकूफ का मुआयना करते हुए देखा गया है और धमाके की असल वजह जानने के लिए तमाम शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। दिल्ली के लाल किले के नजदीक कार बम धमाके के बाद एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है। ये तस्वीर दिल्ली बम धमाके की बताई जा रही है, ताहम इस वायरल तस्वीर के पीछे की हकीकत कुछ और है। पीआईबी के फैक्ट चेक यूनिट ने इस दावे की तरदीद की है और वाज़ेह किया है कि ये तस्वीर दिल्ली बम धमाके की नहीं है, बल्कि 2024 में लबनान में हुए बम धमाके की है। पीआईबी लोगों से गुजारिश करता है कि किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले इसकी तस्दीक मोतबर और सरकारी ज़राए से करें। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब होने वाले धमाके के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के इंसदादे दहशतगर्दी स्क्वाड एटीएस, जम्मू कश्मीर पुलिस और लखनऊ पुलिस ने लखनऊ के कई इलाकों में मुश्तरका छापेमारी की। ये मुत्तकीपुर क्षेत्र है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा एक जगह पर सर्च किया गया। ये किसी डॉक्टर का मकान है, डॉक्टर परवेज अंसारी नाम है। बाकी जानकारी हम लोग कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार असेंबली इंतखाबात की। बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए सख्त सिक्योरिटी के दरमियान वोटिंग जारी है, जो सुबह 7 बजे शुरू हुई। बिहार के 20 अजला की 122 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और इस दूसरे मरहले में 1302 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, जिनमें बिहार हुकूमत के 12 वुज़रा भी शामिल हैं। 45,399 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 4,109 बूथ को हसास करार दिया गया है। हसास बूथों पर कहीं शाम 4 बजे तक तो कहीं शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई, जबकि दीगर बूथों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। नतीजे का ऐलान 14 नवंबर को किया जाएगा। दूसरे मरहले में रियासत के 3.70 करोड़ वोटर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे और वोटिंग के पेश नज़र भारत नेपाल सरहद पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सरहद को आज रात तक सील कर दिया गया है। और बिहार असेंबली इंतखाबात में दोपहर 3 बजे तक 60.40% वोट डाले गए। किशनगंज में सबसे ज़्यादा 66.10% वोट डाले गए, जबकि नवादा में सबसे कम 53.17% वोट डाले गए। जिलावार रायदही का फीसद मगरबी चंपारण में 61.91%, मशरक़ी चंपारण में 61.92%, शिवहर में 61.85%, सीतामढ़ी में 58.32%, मधुबनी में 55.53%, सुपौल में 62.06%, अररिया में 59.80%, किशनगंज में 66.10%, पूर्णिया में 64.22%, कटिहार में 63.80%, भागलपुर में 58.37% और बांका में 63.03%, कैमूर में 62.26%, रोहतास में 55.92%, अरवल में 58.26%, जहानाबाद में 58.72%, औरंगाबाद में 60.59%, गया में 62.74%, नवादा में 53.17% और जमुई में 63.33% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग के दरमियान सीएम नीतीश कुमार जेडीयू के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने पार्टी कारकुनों से मुलाकात की।
और बिहार असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले के लिए वोटिंग जारी है। मधुबनी और झंझारपुर असेंबली हलकों की पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें देखी गईं। हमारे नामानिगार शैलेंद्र मिश्रा ने वोटरों से बात की और वहां की सूरत हाल का जायजा लिया। बिहार में दूसरे चरण में 122 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। हम मौजूद हैं मधुबनी जिले में, जहां पर 10 विधानसभा सीटें हैं। ये है झंझारपुर, जहां से बीजेपी से नीतीश मिश्रा और सामने है सीपीआई के रामनारायण यादव। जन स्वराज के भी उम्मीदवार यहां पर मैदान में है। इस सीट पर आप देखें, सुबह से ही हमने देखा कि लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। पुरुष मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में कतारों में है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा महिला मतदाताओं की कतार है। ग्रामीण जो ये इलाका है, महिला मतदाता आप देखिए, वो लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद जो पहले मतदान और फिर जलपान का जो नारा है उसको पालन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहले हम यहाँ कुछ युवाओं से बात करेंगे। आप लोग के लिए क्या मुद्दा है? युवा के पक्ष में हमेशा काम हो। युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, पलायन को रुकना चाहिए, यही सब चाहिए। और क्या चाहिए? किसी भी अच्छे राष्ट्र का निर्माण तभी होता है जब उस राष्ट्र का युवा जगे, और उस राष्ट्र का युवा तब जगेगा जब वहाँ का जो लीडर है, हम लोग का जो लीडर है, वो हम लोग को एक अच्छा दिशा और निर्देश बताए। और अच्छा दिशा और निर्देश बताने के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी मतलब एक सोसाइटी और एक माहौल तैयार होना चाहिए। 2 दशकों में कुछ बदला है बिहार। जब आप आते हैं, कुछ बातें होती है, बहुत दावा होता है कि बिहार में विकास हुआ है, सड़कें बनी है। कुछ आपको लगता है कि दावा ही है? नहीं, विकास हुआ है, ठीक है। विकास जो है पहले से बहुत हुआ है, जो कि जैसे विकास करते आ रहे हैं ऐसे करें। और हम लोगों का यही कहना है कि हम लोगों को प्लान ना करना पड़े। ये ट्रेंड पहले चरण में भी देखा था कि पुरुष मतदाताओं के मुकाबले महिला मतदाता ज़्यादा घरों से निकली थी और उनका मतदान प्रतिशत ज़्यादा रहा था। तो ऐसा लगता है कि क्या इस बार भी महिला मतदाताएं पुरुष मतदाताओं के मुकाबले ज़्यादा मतदान केंद्रों तक आएंगी? झंझारपुर से कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ मैं शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज़ के लिए। और बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में खवातीन की ताकत का बेमिसाल मुजाहिरा देखने को मिला। वोटिंग के लिए मुसलसल जोशो खरोश के दरमियान सासाराम में एक पोलिंग बूथ मुकम्मल तौर पर खवातीन के कंट्रोल में है। हमारे नामानिगार अमरेंद्र गुप्ता ने इस बूथ का जायजा लिया। मैं इस समय रोहतास जिले के सासाराम के एक बूथ पर हूँ। एक बूथ, ये बहुत एक ही खास बूथ है। इसके पूरे मैनेजमेंट को महिला सशक्तिकरण की थीम पर समायोजित किया गया है, यानी कि सारी जो महिलाएं हैं वो इस बूथ का मैनेजमेंट कर रही हैं। और निर्वाचन आयोग की तरफ से भी बहुत सारी सुविधाएं की गई हैं, खासकर वेबकास्टिंग कराई जा रही है। पूरे बिहार के हर बूथ की वेबकास्टिंग हो रही है, जिसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग हो रही है। सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो 3 लेयर की सुरक्षा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। इसके अलावा बात करें तो बिहार पुलिस की टीम भी हर बूथ पर है। तो एक अच्छी व्यवस्था देखी जा सकती है बिहार के सासाराम के सभी बूथ पर, और लोगों में लगातार मतदान को लेकर जागरूकता है। और ये बताता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। रोहतास के सासाराम से कैमरामैन मोहित उइके के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। और दिल्ली में फिजाई आलूदगी की वजह से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप 3 नाफिज है। और इस दौरान वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके तहत दिल्ली में आलूदगी के असरात को कम करने के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने यह भी बताया कि बुध से स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर डाल दिया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा। दिल्ली के आसपास के शहरों पर आलूदगी का बहुत ज़्यादा असर है और इसीलिए हम तमाम हिदायत पर अमल कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि दिल्ली में पानी का छिड़काव किया जा रहा है और आलूदगी की सतह को कम करने के लिए हर तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। कल से स्कूलों की भी ऑनलाइन क्लासेस चलेगी बच्चों की, और इसके अलावा भी आज सारे विभागों के साथ में हमने इसकी विस्तृत चर्चा कि कहाँ पे और क्या क्या संभावनाएं हैं जो सरकार कर सकती है। और आज वाटर स्प्रिंकलर्स हो, डस्ट मिटिगेशन हो, स्वीपिंग हो, कूड़ा उठाना हो, धुएं को जहाँ जहाँ भी आग लगा करके धुएं का उसको कंट्रोल करना हो, हर तरह की कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, हर जगह हर चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है। और इसी के साथ ही हमारा ये खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।
अगर पूरे प्लान के साथ आप जाएंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट की इतनी